हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। फ्रेंड्स, अब आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारे वीडियो से रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विजार्ड BAU को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जल्द से जल्द हमारा अपडेट आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम पिछले वीडियोज़ में आपको बताए थे, हम आपको हमेशा अपने चैनल के थ्रू एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे और मिलवाने का कोशिश करेंगे जिसे देख के आपको कॉन्फिडेंस आए और आप हमेशा कहें कि यस वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और आज हम आपको एक ऐसे टैलेंटेड, ऐसे स्मार्टेस्ट, ऐसे जीनियस, ऐसे टैलेंट के सागर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट, अपने लाइफ का जो ग्रेजुएशन के बाद जो पहला अटैम्प्ट होता है उसके बाद 3 बैक टू बैक सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहूँगा कि उन्होंने कौन से एग्ज़ाम क्रैक किए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, CWC, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट SBI PO, विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम एवर, जिसको निकालने के लिए इंसान अपने लाइफ में 4-5 साल लगातार प्रिपरेशन, कड़ी मेहनत के बाद भी निकालना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने जानते हैं उनके द्वारा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट पहली बार में ही सफलता मिल गया उनको SBI PO जैसे टफ एग्ज़ाम। तो देर ना करते हुए चलिए मिलते हैं ज्ञान के उस सागर से, मिस्टर शशांक झा सर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विजार्ड BAU। सर, प्लीज़ share your valuable comment and valuable advice to the students who are preparing for the government exams. Sir, please welcome. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक है और आज मैं इस चैनल पे आया हूँ अपनी स्ट्रेटजी बताने के लिए कि किस तरह से आप कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं जो कि BSc एग्रीकल्चर लेवल पर लिए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ जनरल एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, या फिर इसके अलावा आप अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप किस तरीके से क्रैक करें, मतलब एक जनरल स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, बट मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि यूनिवर्सल है। तो सब लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है। आपके लिए हो सकता है अलग स्ट्रैटेजी काम करे, जो मेरे लिए स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल अलग है। तो आप डिपेंडेंट ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी दूसरे के स्ट्रैटेजी पे, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। तो फिर भी लोग क्या करते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके होते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी या फिर स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस एग्ज़ाम को हाईलाइट करते हुए मुझे बुलाया गया है, मैं पहले उसके बारे में बात कर लूँ। तो SBI PO जो है वो IBPS के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है हर साल, और इसमें लगभग 2000 के आसपास सीट आती हैं हर ईयर ऑलमोस्ट नहीं, मतलब आते हैं 2000 सीट्स। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इसमें 3 फेज़ हैं जैसा कि आप जानते होंगे। एक पहला फेज़ जो है वो प्रीलिमिनरी, दूसरा मेंस है और तीसरा है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में भी फिर 2 पार्ट हैं। पहला क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू है और दूसरा है ग्रुप एक्सरसाइजेज। ग्रुप एक्सरसाइजेज में फिर 2 पार्ट हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा जिसमें कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक प्रॉब्लम और एक बहुत सारे सॉल्यूशंस, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है वो पार्ट वाइज हैं। तो आपको उन सारे सॉल्यूशंस को प्रायोरिटाइज करना होता है कि पहले आप क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे। तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज है। दूसरा क्या है, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन ऐसा आप लोगों को पता ही होगा, काफी सारे लोग होंगे आपकी टीम में, 10 से 11 लोग होंगे। एक आपको फिर से सिचुएशन दे दी जाएगी या फिर एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको डिस्कशन करना है। तो ये तो है इंटरव्यू के अलग अलग स्टेजेस। और चलिए अब प्रीलिमिनरी की बात करते हैं कि प्री एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी में क्या है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, और तीनों सेक्शन के लिए मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इंग्लिश के सेक्शन में आप टाइम बचा भी सकते हैं उस 20 मिनट में, क्योंकि आपसे जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका लेवल तो बढ़िया होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल चूंकि ये इंग्लिश है, लैंग्वेज पेपर है, यू कैन सेव टाइम।
बट उससे फ़ायदा नहीं है। आप पूरी तरह से टाइम लें, बिल्कुल अच्छे से बनाएं, क्योंकि आप एक सेक्शन को ख़त्म करके दूसरे सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स या रीजनिंग की अगर बात करें, उसमें भी आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों में, और 35-35 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न प्री का। तो इसके लिए अब हमें बुक्स कौन से फॉलो करने चाहिए या फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये हम बात करते हैं। तो एज़ फार एज माई स्ट्रेटजी इज़ कंसर्न, तो मैंने बुक्स बहुत कम फॉलो किए फॉर प्रैक्टिस। एक मैथ्स की मेरे पास बुक थी, पॉइंट्स की मतलब, एक RS अग्रवाल की बुक थी जो मैंने एक बार बनाया है, और उसके अलावा कोई बुक मेरे पास न रीजनिंग का था और ना इंग्लिश का। सो आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन टेस्ट टोटली, क्योंकि टेस्ट क्या है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ वीक हैं, कहाँ स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से आप अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कहाँ कम टाइम देने की ज़रूरत है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रेफर टेस्ट ओवर बुक्स। तो बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो उसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट कर भी दूंगा। बट सो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर्स नेम, बट अरिहंत पब्लिकेशन की वो बुक है। और इसके अलावा मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल की बुक तो ज़रूर रखिए, मतलब क्वांट्स के लिए, क्योंकि उससे आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बिना बेसिक्स के किसी एग्जाम के मेंस को क्लियर कर लेंगे, तो ये भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। बिकॉज मेंस क्या है कि मेंस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन बेसिक्स, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स के बदौलत प्री निकाल भी लेते हैं तो मेंस में आपका फंसना तय है। आप कभी मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बेसिक कमजोर है तो, क्योंकि मेंस सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही डिपेंडेंट है। मेंस में आपको कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेसिक अगर स्ट्रांग है तो यू कैन क्लियर मेंस बहुत आसानी से आप मेंस क्लियर कर लेंगे। तो चलिए अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है तो आप SP बख्शी की एक बुक आती है, वो आप खरीद सकते हैं। वरना अगर आप मेरा एडवाइस पूछें तो मैं तो यही बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास 4 से 6 महीने का भी टाइम है तो आप सिर्फ एक बार ग्रामर के रूल्स कहीं से भी पढ़ लें। या तो वो रेनन मार्टिन की बुक हो सकती है, या फिर यूट्यूब के अलग अलग चैनल से, जैसे वाईफाई स्टडी में है, या फिर अड्डा 247, यहाँ से आप ग्रामर के रूल सिर्फ एक बार देख लें पूरा, और उसके बाद सिर्फ रीडिंग हैबिट डालें। रीडिंग हैबिट मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, एडिटोरियल्स, और एडिटोरियल्स के अलावा पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप बुक्स पढ़िए, जो पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट भी। ये कोई शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है इसका, आई नो, बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा होगा। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, अगर आप 4 से 6 महीने ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फिर किसी एग्जाम के लिए इंग्लिश में अलग से प्रिपेयर करने की या फिर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके 80% प्लस मार्क्स इंग्लिश वाले सेक्शन में 100% गारंटीड है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में क्या है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाएगा, और लेकिन उसी प्रोपोर्शन में आपको टाइम भी दिया जाएगा। प्री से अगर कंपेयर करें तो क्वेश्चन के लेवल बहुत टफ होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल यू हैव मोर टाइम इन कंपैरिजन टू द प्री। तो आपको मैथ्स में 35 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस में आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 35 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। और इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि आपको कीबोर्ड पे ही टाइप करना है। उसमें एक एसे और एक लेटर, जनरली यही पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 3 hours and 30 minutes का होगा, मतलब 3.5 घंटे का पेपर है मेंस एग्जामिनेशन। और वो सच बताएं तो बहुत टायरिंग है, बिकॉज लास्ट होते होते आप 3.5 घंटा जब होने लगता है, जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, तो बिल्कुल जो मेंटल प्रेशर है और मेंटल स्थिति जो है वो आपकी बहुत बिगड़ जाएगी। इन सेंस मैं कहना चाहूँ आप थक जाएंगे मेंटली। सो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसीलिए उस लेवल का टेस्ट जरूर दीजिए एग्जाम में जाने से पहले। आप जितना टेस्ट देंगे उस तरीके से आप खुद को तैयार कर पाएंगे उस एग्जाम के लिए। तो मेंस की स्ट्रेटजी क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेंस में बिल्कुल बेसिक्स पे आप फोकस कीजिए,
बेसिक्स इन द सेंस कि जैसे आप कोई चैप्टर अगर पकड़ लें, रेशियो प्रोपोर्शन या फिर पार्टनरशिप या फिर परसेंटेज, तो इनकी बेसिक्स को आप जरूर याद रखिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको लिंक्स मिलेंगे, चैनल मिलेंगे, जहां पे आपको ट्रिक्स बताया जाएगा कि 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उनसे तो बिल्कुल दूर रहें, एटलीस्ट फॉर मेंस। आप प्री में यूज कर भी सकते हैं, बट ट्रिक्स से मैं तो कहूंगा जितना दूर रहें उतना आपका फायदा है। आप बेसिक्स को जितना पकड़ के रखेंगे, आप खुद से भी ट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो बेसिक्स को पकड़ के रखिए। RS अग्रवाल मेंस के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं इन क्वांट सेक्शन। तो उसके लिए आप अगर मुझसे पूछें कि कहाँ से पढ़ा जाए, तो एक YouTube पे चैनल है अड्डा 247, और उसमें स्पेसिफिकली मैं एक एजुकेटर का नाम बोलना चाहूँगा। एक सुमित वर्मा है एजुकेटर, जो कि डेटा एनालिसिस या फिर मेंस के लिए पूरी क्वांट्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट। तो मैंने फ्री में ही किया था, मैं आपको बताते चलूँ, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के लिए अड्डा 247 के ही एक एजुकेटर हैं, राधे सर उनका नाम है, तो आप उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक अप्रोच बताएंगे आपको, और किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बहुत अच्छे से बताएंगे, और कहाँ से रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रीजनिंग के पजल्स हो सकता है आप बहुत आराम से बना लेते होंगे अभी, बट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही है तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा, और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गलत है तो क्वेश्चन बनेगा, बट वो कितना टाइम लगाएगा वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है जो 3 मिनट में बनना चाहिए वो आप 7 मिनट में बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रीजनिंग के क्वेश्चन को, खासकर पजल को, जो कि बहुत वेटेज रखता है किसी एग्जाम में, रीजनिंग के सेक्शन में, उसको स्टार्ट कहाँ से करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ये जरूर सीखिए, और वो उसमें जो है राधे सर अड्डा 247 के एजुकेटर, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में अगेन सेम स्ट्रैटेजी जो कि मैंने आपको फ्री के लिए बताया है, और जनरल अवेयरनेस कम से कम 8 महीने की आप पढ़ के जाएं। ये 6 महीने एनफ है, आई नो, बट कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा बियॉन्ड 6 महीना चले जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे 8 महीने तक का। तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए एज फार एज माई स्ट्रेटजी इज कंसर्न, जैसा कि मैं बताने आया हूँ, तो उसके लिए मैंने फॉलो किया अड्डा वाईफाई स्टडी के मंथली करंट अफेयर्स के कैप्सूल, और ऑलिव बोर्ड के मंथली करंट अफेयर्स के कैप्सूल, जिसको करंट अफेयर्स बोल्ट कहते हैं। और इसके अलावा स्टडी IQ के 200 MCQs के सीरीज आते हैं, आपको पता है, मंथली। अब शायद 300 MCQs के आने लगे हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए। वो अगर आपको पेड मिलता है तो आप टेलीग्राम पे भी किसी जगह पे आपको मिल जाएगा फ्री में, तो आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अब लास्ट स्टेज आता है जो कि है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में क्या है कि वो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है। आपको करंट सिनेरियो को पूरा प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको बैंकिंग के टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो नेटिव प्लेस है वो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज वो नेटिव प्लेस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। और फाइनली आपके जो बैकग्राउंड है, आपका जो बैकग्राउंड है, कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पैनलिस्ट जो हैं, हो सकता है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उन्होंने पैनल मेंबर में से किसी और ने भी अगर उस सब्जेक्ट से किया हो, या फिर उनको अगर इस सब्जेक्ट की जानकारी हो तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, डजेंट मैटर कौन सा एग्जाम है, बट ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम इन सारे चीज़ों को यूज़ किया था, और जो भी मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उस चीज़ को ना फॉलो करें, बस बाकी सारे एग्जाम्स के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले जो मैंने किया वो था टाइम शेड्यूलिंग, या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट प्लानिंग। क्योंकि क्या है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है, तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, और आपको मंथली, डेली और वीकली
एटलीस्ट मैंने तो यही किया था। इसमें आपको प्लान करना चाहिए कि आप इस महीने में कितना टास्क करेंगे, उसको फिर ब्रेक कीजिए, उसको फिर वीकली में कन्वर्ट कीजिए कि उस हिसाब से आपको वीक में क्या करना होगा। फिर उस वीकली प्लान को डेली में कन्वर्ट कीजिए कि उस वीक में टारगेट अचीव करने के लिए आपको डेली क्या करना होगा। सो अगर आप ये करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलार्म सा बजता रहेगा कि आपको ये करना है। तो आप अपने टारगेट को एटलीस्ट अगर 75% भी अचीव कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और इसके अलावा आपको अपने लाइफ से 4 से 5 महीने फुल्ली डेडिकेटेड महीने आपको निकाल देने हैं। उस 4 से 5 महीने में आप अपनी सोशल लाइफ और अपने जो एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन हैं उसको बेयर मिनिमम यूज़ करना है, बेयर मिनिमम। और 4 महीने से 5 महीने अगर आप फुल्ली डेडिकेट होके पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अदर देन द पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, क्योंकि उनमें तो खैर बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो अदर देन पब्लिक सर्विस कमीशन आप किसी भी एग्ज़ाम को 4 से 5 महीने में क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से डेडिकेट होना होगा उस एग्ज़ाम के लिए। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पैसा जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है पैसा। आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए आप तैयारी करते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के पोस्ट के बारे में, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़रूर ये देख लें कि उसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या पे पर्क्स हैं। तो ये बेनिफिट्स अगर आप देख लेते हैं तो अंदर से एक आग सी लगती है। आप जितने भी उस टॉपिक पे उस पोस्ट के बारे में एटलीस्ट सैलरी वाले वीडियोस हैं सारे के सारे देख डालो। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदर से और एक मोटिवेशन का एक सोर्स मिलेगा जो कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं कहना चाहूँगा कि फेलियर से तो बिल्कुल ना डरें, बिकॉज माई जर्नी स्टार्टेड विद द फेलियर। क्योंकि मैंने AFO का एग्ज़ाम दिया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, जो कि IBPS लेती है। उसमें प्री तो मैंने ठीक है आराम से क्वालिफाई कर लिया, बट मेंस में मार्क्स मेरे सफिशिएंट नहीं थे। आई कुड नॉट क्रैक मेंस। तो इससे क्या हुआ, उस फेलियर से एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, अब एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, मुझे कुछ करके दिखाना है। एंड टाइम अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहा जाए। सो आई शिफ्टेड माई अटेंशन टू जनरल कॉम्पिटिशन्स टू। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्रैक SBI PO, जो कि बहुत डिग्निफाइड पोस्ट माना जाता है। सो आप भी ये कर सकते हैं। तो फेलियर से ना डरें, उसको मोटिवेशन के रूप में लें और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। और अगर इससे आपको कुछ भी फ़ायदा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि किसी को मेरी स्ट्रैटेजी ने हेल्प किया टू क्रैक एन एग्ज़ाम। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।